वायुमंडलीय की संरचना हम क्या पढ़ेंगे? वायुमंडलीय की संरचना। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल दो परतों में बांटा जाता है। पहला सममंडल और दूसरा विषममंडल। सममंडल में वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक समान रहता है, अतः इसे सममंडल कहा जाता है। और इसमें भी 3 मंडल होते हैं, ठीक है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल। सममंडल में ही 3 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। उसके बाद दूसरा विषम मंडल में आते हैं कि वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई के बाद नाइट्रोजन मिलती है। कौन सा गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है, इसलिए इसे विषम मंडल भी कहते हैं। अच्छा सॉरी, देखिए विषम मंडल वायुमंडल की 80% की मोटाई के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें मिलती है, इसलिए इसे विषम मंडल भी कहा जाता है। तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को कितने परतों में बांटा है? तो 5 परतों में बांटा है। 5 परतों में बांटा है। पहला क्षोभ मंडल को देखते हैं। यह जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मौसम संबंधित सभी क्रियाएं घटनाएं होती है। बादल, गरजना, आंधी, वर्षा, तूफान इसमें संपादित होती है, जिस कारण इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। मतलब कि जितनी भी घटना होती है ना, गर्जन का, आंधी का, वर्षा का, तूफान का, बादल का, सब जो होता है क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। कहाँ? क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी? 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है। हाँ सही बात है, 8 किलोमीटर तक होती है तथा इसकी औसत ऊंचाई जो होता है ना, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। तो कभी कभी पूछ देता है कि भूमध्य रेखा पर कितनी किलोमीटर होती है? तो 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और इसका औसत पूछा जाए तो 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है तथा प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर औसत 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता है। ह्रास मतलब घटित होता है। इसे ही समान ताप पतन दर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कि समान ताप पतन दर कहा जाता है। क्षोभ मंडल संताप मंडल से देखिए, क्षोभ मंडल संताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के ऊपर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान कितना होता है? तो -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के ऊपर तापमान कितना होता है? तो -45 डिग्री सेल्सियस होता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाले अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाले अत्यधिक तीव्र गति की पवनों को क्या कहा जाता है? तो जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जो कि क्षोभ मंडल में गमन करती है। तो इस तरह से क्षोभ मंडल को देख लिए हम लोग। अब देखेंगे समताप मंडल को। समताप मंडल को देखेंगे। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस परत की खोज के किए थे तो टिजरेस डी बोट द्वारा की गई थी। इसकी संताप मंडल की खोज टिजरेस डी बोट द्वारा की गई। इस मंडल में तापमान अस्थिर रहता है। इस मंडल में क्या होता है कि तापमान अस्थिर रहता है। अभी पढ़े थे कि क्षोभ मंडल में जो तापमान है हर एक
डिग्री सेंटी तापमान घटता है तथा प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर औसत जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता है। वो जो होता है क्षोभ मंडल में होता है, पर इसमें जो दिखाया गया ना संताप मंडल बताया गया कि इसमें अस्थिर रहता है, घटता ना बढ़ता, दोनों में कुछ नहीं होता। इस मंडल में तापमान की स्थिरता अस्थिर रहता है। धरातल से संताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 32 किलोमीटर मानी जाती है। धरातल से संताप मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 50 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 32 किलोमीटर मानी जाती है। संताप मंडल में मौसमीय गतिविधि मतलब आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। संताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहा जाता है, जो कि 15 से लेके 35 किलोमीटर तक विस्तार है। कितना है, तो 15 से लेके 35 किलोमीटर तक विस्तार है। तो संताप मंडल में वायुयान के लिए उड़ान भरने के लिए बहुत ही अच्छा है। संताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं, जिसे इसे एस्ट्रोपोज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एस्ट्रोपोज भी कहते हैं, जो संताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। संताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। इस तरह से संताप मंडल भी देख लिए। अब मध्य मंडल देखते हैं हम लोग। मध्य मंडल, मेसोफेयर। अच्छा, इंग्लिश का नाम हम बोलते नहीं गए, ठीक है। क्षोभ मंडल को जो है ना ट्रोपोस्फेयर, और संताप मंडल के एस्ट्रोस्फेयर, और मध्य मंडल के मेसोफेयर, ठीक है। तो इस तरह से मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से लेके 80 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है, सॉरी, अब दिख रही होगी, है ना, अब सही से दिख रही है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से लेके, देखिए अभी भी बताए थे कि संताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा या एस्ट्रोपोज कहते हैं, जो कि समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। उसके बाद मध्य मंडल पे आ गए मेसोफेयर। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक ऊंची होती है, किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मध्य सीमा मेसोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोपोज कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है, उसे मतलब कौन सा सीमा, तो सेमोपोज कहता है या मध्य सीमा कहता है, ठीक है। तो इस तरह से मध्य मंडल हम देख लिए, क्षोभ मंडल देख लिए, फिर संताप मंडल देख लिए, मध्य मंडल भी देख लिए। ये कितनी प्रकार के पांच भागों में बांटा हुआ। अब देखेंगे आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। देखिए आयन मंडल देखते हैं। आयन मंडल का विस्तार 80 से लेकर 400 किलोमीटर का मध्य हुआ था। इनोस्फीयर, आयन मंडल का विस्तार 80 से लेकर 400 किलोमीटर का मध्य है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर प्रवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल कई परतों में बटा हुआ है, DEFG। अब सारा को हम देख लेते हैं। डी, पहले देखते हैं डी परत जो है ना, डी परत, इस परत में दीर्घ तरंगदैर्घ्य अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों प्रवर्तित होती है। मतलब
डी परत में दीर्घ तरंग दैर्घ्य अर्थात निम्न आवर्ती की रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। ई परत में इस परत की कनेली हैवी साइड परत भी कहा जाता है। ई परत को क्या कहा जाता है? कनेली हैवी साइड परत भी कहा जाता है। इस परत में मध्यम उच्च वृद्धि की रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है। इस परत में मध्यम उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग परिवर्तित होती है। अब एफ परत में आते हैं। इसे एप्लेट परत भी कहते हैं। एफ परत को एप्लेटन पर्वत भी कहते हैं। एप्लेटन पर्वत भी कहा जाता है। इससे मध्यम एवं उच्च आवृत्ति लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है। जी परत में आते हैं। जी परत इससे देखिए जी परत इससे लघु मध्यम दीर्घ सभी तरंग दैर्घ्य तरंगों परिवर्तित होती है जी तरंग में। ठीक है। फिर बहिर्मंडल, इस तरह से हम आयन मंडल देख लिए। अब इसी तरह से हम बहिर्मंडल देखेंगे। बहिर्मंडल में यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें अरोरा ऑस्ट्रेलियन एवं अरोरा बोरियोलिस की होने वाली घटनाएं हैं। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलियंस कहा जाता है तथा यहाँ वायुमंडल में विरलता पाई जाती है। वायुमंडल में क्या होता है? विरलता, मतलब घनत्व नहीं, विरलता पाया जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों तथा विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। अब हम पढ़ेंगे इस तरह से हम वायुमंडलीय दाब एवं पवनें पढ़ेंगे। इस तरह से परतें देख लिए: क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब एवं पवनें। वायुदाब के बारे में हम जानते हैं। क्या है वायुदाब? वायुदाब धरातलीय सतह एवं सागर तल की प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब की खोज कौन किया था? तो ग्यूरिक ने किया था। कौन किया था? ग्यूरिक ने किया था। वायुदाब की खोज किसने किया था? तो ग्यूरिक ने किया था। वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है तथा इसे मिलीबार तथा पास्कल से भी मापा जाता है। वायुदाब मापने की इकाई बैरोमीटर है तथा इसे मिलीबार तथा पास्कल से भी मापा जाता है। ठीक है। समुद्री तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो है 1013.25 किलोमीटर होता है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई की ओर जाने पर यह घटता जाता है। निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान या वायुदाब को हम देखते हैं। इसका देखिए स्तर वायुदाब मिलीबार में और तापमान सेंटीमीटर में। समुद्र तल 1013.25 होता है और इसका मिलीबार होता है 25 मिलीबार होता है और तापमान इसका 15.2 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर 898.76 मिलीबार और तापमान 8.7 होता है। 5 किलोमीटर 540.48 मिलीबार और -17.3 सेंटीमीटर होता है। 10 किलोमीटर 265.00 मिलीबार और -49.7 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से समदाब रेखा क्या है जो देखेंगे? समदाब रेखा, ठीक है, इशोबार। सागर
तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली क्लिपित रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। दाब प्रवणता समदाब रेखाओं की परस्पर धुरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। समदाब रेखाएं पास पास होने पर दाब प्रवणता अधिक तथा समदाब रेखाएं दूर दूर होने पर दाब प्रवणता कम हो जाती है। वायुमंडलीय दाब का वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण। वायुमंडल की निचली परतों में हवा का घनत्व या वायुमंडलीय दाब अधिक होते हैं। ऊंचाई के साथ हवा के दाब में कमी आती है। क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की औसत दर प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार है। कितना है? 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार है। और दूसरा है कि क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं और इनके क्षेत्रीय आवरण के इसके क्षेत्रीय आवरण के कारण वायुदाब कटिबंधों तथा पेटियों का निर्माण होता है। वायुदाब पेटियों में पवने पड़ते हैं। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी होते हैं, जो कि यह अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है। अत्यधिक निम्न वायुदाब की कटिबंध है। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्ध में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी का स्थानांतरण होता रहता है। अस्थायी पेटी है ये। सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी का स्थानांतरण होता रहता है, इसलिए इसे अस्थायी पेटी है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण तापमान अधिक रहता है, इसलिए इसे तापजय निम्न वायुदाब पेटी भी कहते हैं। वायुमंडलीय दशाएं अत्यधिक शांत होने के कारण इस कटिबंध को डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। और इस क्षेत्र में दोनों गोलार्ध में स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से आने वाली व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। अतः इस मेखला को अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCG भी कहते हैं। यह एक तापमानीय पेटी है। देखिए इस तरह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इस तरह से दर्शाया गया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, व्यापारिक पवनीय क्षेत्र, पछुआ पवनीय क्षेत्र और ध्रुवीय पवनीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए नीचे व्यापारिक पवनीय क्षेत्र, पछुआ पवनीय क्षेत्र और ध्रुवीय पवनीय क्षेत्र। इस तरह से ध्रुवीय पवनीय, पछुआ पवनीय और व्यापारिक पवनीय देख चुके हैं। और हम देखते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है ना, उस पेटी का विस्तार जो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। गर्मियों में उच्च तापमान होने के बावजूद यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है तथा यहाँ वायुमंडल बहुत शांत रहता है। कैसा रहता है? बहुत शांत रहता है। इस वायुदाब कटिबंध को आश्र अक्षांश भी कहा जाता है। आश्र अक्षांश भी कहा जाता है क्योंकि घोड़े को ले जाने वाली नौकाओं को शांत वायुमंडलीय दशाओं में कठिनाई होती थी, जिससे नौकाओं का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंका जाता था तथा यहाँ एक गतिजन पेटी है। उपध्रुवीय
या अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी पढ़ते हैं। उपध्रुवीय, अधोध्रुवीय और निम्न दाब पेटी, ठीक है। इस तरह से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री तथा अक्षांश से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नाव तक और दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ तक है। इसके निर्माण में पृथ्वी की घूर्णन गति का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायुफल का स्थानांतरित हो जाती है तथा यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है तथा यह एक गतिजन पेटी है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 75 डिग्री अक्षांशीय से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक पाया जाता है। अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल की ठंडी व भारी हवाएं सतह पर उतरती रहती है, जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है तथा यहाँ एक तापमान जन पेटी है। पवनी, पृथ्वी पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहती है और इसे क्षैतिज रूप से इस गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इसी तरह से पवने पढ़ते हैं। ये तो तापजन पेटी भी कहते हैं। अब पवनी, जिसे विंड कहते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण वायु उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। इसे क्षैतिज रूप से इस गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गतिशील रूप से वायु को पवन कहते हैं। पवन से संबंधित नियम क्या है? देखिए, कॉरियोलिस नियम एक है, जो कॉरियोलिस नियम के बारे में जानते हैं। कॉरियोलिस नियम क्या है? कॉरियोलिस नियम यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न होता है। पवन वेग जितना अधिक होगा, कॉरियोलिस नियम द्वारा पवन की दिशा में विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है। कॉरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कॉरियोलिस बल वायुदाब प्रवणता बल के लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह वायुदाब प्रवणता बल के दक्षिणी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर आरोपित होती है। फिर से पढ़ लेते हैं। कॉरियोलिस बल का वायुदाब प्रवणता बल के लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह वायुदाब प्रवणता बल के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर आरोपित होता है। पवनों के प्रकार किस तरह से हैं, जो पढ़ते हैं। पवनों के प्रकार देखिए, पवनों के प्रकार दिख रहा है। हाँ, प्रचलित पवने, भूमंडलीय पवने, सामयिक पवने, मौसमीय पवने, अवस्थानीय पवने। देखिए, प्रचलित पवने में क्या कौन आएगा? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। और सामयिक पवने में क्या आएगा? मानसूनी पवने, स्थल पवने तथा समुद्र पवने, पर्वत पवने तथा घाटी पवने। मौसमीय पवन में आएगा। और स्थलीय पवने में कौन सा आएगा? स्थान विशेष से संबंधित, जैसे चिनूक, फॉन, सिराको, नॉर्वेस्टर, हरमटन इत्यादि। प्रचलित पवने, भूमंडलीय पवने। अब यहीं तक पढ़ते हैं पवने के प्रकार। अगले बार में हम प्रचलित पवने, भूमंडलीय पवने क्या है जिसके बारे में देखेंगे, और पवने के और मौसमीय पवने और स्थानीय पवने बारी बारी से सारा चीज़ देखेंगे।